आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज हिंदी सुधा ऑनलाइन में। तो आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ भाग एक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे संबंधित जो है हम 30 क्वेश्चन देखेंगे जो हमारी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना। दूसरा नंबर है पाठ्यक्रम के कुछ उपविषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा नंबर आपका है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। और चौथा नंबर है कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आइए देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर इसका पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर ये पहला इसका सही है। कैसे सही है देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ जो 2005 के अनुसार थी, वो 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया था, जिनमें ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, रटंत प्रणाली को पूर्ण रूप से समाप्त करना, पाठ्यचर्या का ऐसा संवर्धन हो जो बच्चों का चहुमुखी विकास करे, न कि पाठ्य केंद्रित हो, कक्षों को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना तथा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करना, शामिल करना, ऐसा था उसमें। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। एक सेकेंड। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीकी नहीं है। अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है। अवलोकन केवल विशेषज्ञों द्वारा किया जा सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। अब इसका दूसरे का क्या है देखिए, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि अवलोकन विधि वस्तुनिष्ठ नहीं है, यह एक व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है तथा इस विधि को केवल अनुभवी वैज्ञानिकों द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो इसलिए क्या है, उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है, वो कहलाती है प्रक्रिया कौन सी? आकलन कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है, नैतिकता या फिर समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्या करना है? सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। तो ये बच्चा कहाँ स्वीकार करेगा? समाजीकरण में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ये समाजीकरण वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है, छोटे बच्चे को सामाजिक प्रणाली बनाती है समाजीकरण की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है इस प्रक्रिया से, और समाज में अंतःक्रिया करता है। यह अंतःक्रिया बच्चों के व्यवहार एवं उसकी व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करती है। तो इसलिए समाजीकरण जो है, समाज में रहने के लिए, समाज से सीखने के लिए ये समाजीकरण आवश्यक है बच्चों का। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही मनुष्य जो है, जो छोटा बच्चा जो है, वो सामाजिक प्राणी बन पाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही था। जब कोई बालक अपना स्वमूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, संकलित या रचनात्मक मूल्यांकन। अब कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक सेकेंड। सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, संकलित रचनात्मक मूल्यांकन। आपका ये रचनात्मक मूल्यांकन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि
रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है विद्यार्थियों का स्वयं अपनी शिक्षा प्राप्ति में एवं स्व मूल्यांकन के साथ साथ सहभागियों के मूल्यांकन में भी सहभागिता करता है। इसलिए आपका ये रचनात्मक और मूल्यांकन वाला प्रश्न ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां देखिए, लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है? यह संकेत करता है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन का सीखना, आकलन के लिए सीखना। अब देखिए, भ्रमण अधिगम जो है एक प्रमुख विधा है, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में घूमने पर नए अनुभव प्राप्त होते हैं तथा इनका आकलन भ्रमण पर चर्चा करके किया जा सकता है। भ्रमण पर चर्चा करके किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि किसने क्या क्या सीखा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये फर्स्ट, सीखने का आकलन, क्या क्या किसने सीखा इससे पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मध्य बाल्यकाल की अवस्था में परिवार के साथ साथ समवयस्कों व विद्यालय का प्रभाव भी रहता है। बच्चों पर विद्यालय के साथ साथ ही अपने समवयस्कों साथ के रहने वालों का भी प्रभाव रहता है और दूरदर्शन तथा कंप्यूटर जैसे संसाधन भी उसे प्रभावित करते हैं। जो बच्चे टेलीविज़न देखते हैं वो भी इनको प्रभावित करते हैं। कंप्यूटर से जो चीज़ें देखते हैं इनके दिमाग पर असर डालती हैं, इनके व्यवहार को परिवर्तित करती हैं। इस समय सामाजिक रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह विकसित होने की अधिक संभावना होती है। इसलिए बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक अवस्था कहा जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो गया, बाल्यावस्था। अगला देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों में घटित होती है? अब देखिए, अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण, समावेशन एवं समायोजन, परिपक्वता एवं अनुभव, सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता। इसका ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, समावेशन एवं समायोजन। देखिए, जीन पियाजे जो हैं उनके अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया समावेशन एवं समायोजन जैसे विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो समावेशन कहलाती है। तो इसलिए समावेशन और समायोजन जो है ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब हाँ, ये जो है सेकंड आपका ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण से है? कौन सा परीक्षण बुद्धि परीक्षण के वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण से है? शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण या फिर बिने साइमन परीक्षण, कौन सा है? अब देखिए, इसमें ऑप्शन आपका 3, ये तीसरा ऑप्शन पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, ये आपका सही हो जाएगा। ये वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण से है, भूल भुलैया वाला। तो देखिए, जो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण का संबंध बुद्धि परीक्षण के वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण से है और वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण एक समय में एक व्यक्ति पर किया जाता है ताकि उसकी बुद्धि परीक्षणों का आकलन किया जा सके। इस परीक्षण का आरंभ बिने ने किया। किसने किया इसका? भूल भुलैया परीक्षण का बिने ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके परिवर्तनों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल, प्राकृतिक दशा सिद्धांत कर्ट लेविन, अनुकरण सिद्धांत क्लार्क एल हल, कौन सा सिद्धांत सुमेलित नहीं है? इसको देखना है।
तो अन्वेषक का सिद्धांत जेरोम, ये सही है आपका। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आसुबेल। और प्राकृतिक दशा या क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन, ये भी आपका सही है। तो अनुकरण सिद्धांत क्लार्क-एल, ये आपका नहीं सही है। तो देखिए क्लार्क-एल के साथ ही सही सुमेलित नहीं है। और सही सुमेल क्या होगा? अन्वेषण का सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं जेरोम एस ब्रूनर हैं, जो अन्वेषण का सिद्धांत दिया गया है। अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर है। और शाब्दिक अधिगम के प्रवर्तक आसुबेल हैं, ये आपका सही है। और तीसरा आपका प्राकृतिक दशा सिद्धांत के प्रवर्तक कर्ट लेविन है, ये भी सही है। और अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो क्लार्क एच एल हल न होकर के मार्क्स मैक्सवेलर, चैपिनीज, शैली और हर्ली हैं। इसका अनुकरण सिद्धांत का मार्क्स वैक्सलर, चैपिनीज, शैली और हर्ली हैं। तो 10वां देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 2026 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें बताना क्या है कि 2020 की विशेषताओं में शामिल नहीं है। ध्यान से देखना है आपका नहीं वाले पे, नहीं तो नहीं के चक्कर में जो है क्वेश्चन खराब हो जाते हैं। शुरुआत में देखने के बाद फिर तुरंत हम उस पर कर लेते हैं मार्किंग, तो वो हमारा गलत हो जाता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, उसमें हमको नहीं देख लेना है। तो कौन सा नहीं है? ये पहला वाला आपका, इस नीति के अंतर्गत 2026 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया। यही ऑप्शन आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। देखिए देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। कब की गई? 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि इस नई शिक्षा नीति के निर्माण हेतु जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया, इसमें जिसे 2020 में स्वीकृति मिली। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो क्या था? ऑप्शन नंबर 1 इसका है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि को भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? तो क्या है? ध्यान अवधान, अतिक्रियाशीलता विकार, लेखन कैवल्य, पठन कैवल्य, दृष्टिवादी। कौन सा है? दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि को भागीदारी बनाए रखने में चुनौतियों का कारण क्या बनता है? तो ध्यान अवधान, अतिक्रियाशीलता विकार। ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार एक ऐसी दिव्यांगता है जिसमें ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है। इसमें जो है ऐसी स्थिति में ध्यान में अवधान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और प्रभावित व्यक्तियों की मानसिक एकाग्रता का अभाव हो जाता है। और क्या है? उन्हें चिंतन का अभाव पाया जाता है
अतः मानसिक विक्षिप्तता में ध्यान या चिंतन की एकाग्रता की कमी पाई जाती है। अतः विकल्प नंबर ए पहला आपका ध्यान, अवधान, अतिक्रियाशीलता का विकार, यही आपका सही है। किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर में निर्मित होता है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, इवान पावलोव। किसने किया था ये? तो सबसे पहले जान लेंगे कि लेव वाइगोत्स्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक को निम्न प्रकार से क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को अपने छात्र को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छात्रों द्वारा बनाई गई भ्रांतियों को नजरअंदाज करना चाहिए? ये भी नहीं करना चाहिए टीचर को। छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीनों ऑप्शन गलत आपके हैं। तो ये क्या है? छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए इनको उत्साह प्रदान करना चाहिए। यहाँ पे ये गलत छप गया है, ये नहीं है। तो इनको उत्साहित करना चाहिए कि अपनी त्रुटियां छात्र समझें और स्वयं ठीक कर लें। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों से पूरी तरह परिचित क्षेत्र हो, उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हो, पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित हो, अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 यही सही हो जाएगा, क्योंकि अध्ययन किए जाने वाले विषय से छात्रों को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यही ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। जैसे देखिए, एक नए विषय का परिचय देते हैं जब शिक्षक छात्रों को, तो ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए उस समय कि अध्ययन किए जाने वाला जो विषय है छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़े उसको, कि पहले ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो बच्चों से पूरी तरह परिचित हैं। ऐसे प्रश्नों के बारे में छात्रों को तथ्यात्मक ज्ञान भी नहीं रहता, जिससे कि वे जवाब नहीं दे पाते। तो शिक्षक को संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। छात्रों को सदैव विषय सारगर्भित प्रश्न पूछना चाहिए। अतः ये आपका विकल्प नंबर 4 जो है यही सही है। इसको जो है पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए प्रश्न उनसे पूछने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, बाल विकास का सिद्धांत, या फिर अधिगम का सिद्धांत। देखिए, इसमें क्वेश्चन ही दिया गया है कि जो अंश जो है काम में नहीं आता उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अभिकथन ए, बच्चे स्कूलों में अकादमिक संप्रत्यों से के अतिरिक्त मूल्य एवं अवधारणाएं सीखते हैं। पहला देखिए, तर्क आर, स्कूल समाजीकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। अब कूट इसका देखिए, ए आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए आर दोनों गलत हैं। अब इसका देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन। इसमें जो है पहला ही ऑप्शन आपका सही है, पहला ही कूट, कि ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? पूर्वाग्रहों का, ज्ञान की स्थिति, स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, अवरोही पाठ्यचर्या का, या फिर स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या का। अब इसका कूट दिया गया है।
कौन सा सही, पहला दूसरा सही है, या पहला दूसरा चौथा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा और चौथा सब सही है। तो देखिए कौन सा सही है। कूट नंबर आपका 2, ज्ञान के स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, ये आपका सही है। क्या है, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कौन सा किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ का अभाव पड़ता है। और किसका, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर भी, पहला हो गया, और पूर्वाग्रहों का भी पड़ता है, इसका पड़ता है, और फिर पड़ता है आपका ये स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठचर्या का, ये मतलब पहला दूसरा और तीसरा, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलान युग्म है। जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, समकक्षियों की सराहना आंतरिक प्रेरणा, शिक्षा की प्रशंसा आंतरिक प्रेरणा, और मैच में ट्रॉफी आंतरिक प्रेरणा। कौन सा प्रेरणा का मिलान जो है सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 जिज्ञासा और आंतरिक प्रेरणा, ये सही है। प्रसिद्ध मनोविज्ञानी जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है। वैचारिक क्रियावस्था में, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में, विवेचना रहित विचार अवस्था में, या फिर संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 संवेदनात्मक स्थिति वाला आपका सही हो जाता है, क्योंकि जीन पियाजे जी ने जो है जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार बताया है, तो हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। उनके अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। इसी क्रम में इंद्रियां जो है, ज्ञानेंद्रियों का विकास संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में करती हैं। तो आपका ये कौन सा सही था, दूसरा वाला सही था, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था। 20 देख लेते हैं। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं। एक कोरी पट्टी के समान, एक ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के समान, या ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के समान, या फिर लघु वयस्क के समान। 20 का आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के समान। 21 मतलब 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के समावेशी शिक्षा समर्थन करती है। किस चीज का समर्थन करती है। असमर्थ बालकों हेतु अलग खेल के मैदान का, जी नहीं। असमर्थ बालकों के लिए विशिष्ट समय सारणी का, ये भी नहीं। असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के समान अधिकार देने का, यही आपका ऑप्शन नंबर 3 यही सही हो जाएगा। और देखते हैं 22 मतलब कि 22 क्वेश्चन नंबर 22। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास सिर से पांव तक होता है, या विकास केंद्र से छोरों तक होता है, या विकास पैर से सिर की ओर जाता है, या विकास छोरों से केंद्र की ओर बढ़ता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट आपका विकास जो होता है कैसे होता है, सिर से पांव तक होता है। 23वां क्वेश्चन देखिए। पूर्व बाल्यकाल अवस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है उनमें से प्रमुख नहीं है अनुकरण, स्पर्धा, परिपक्वता और खेल। 23 आपका हो जाएगा। अनुकरण करने की होती है क्षमता, उनमें वो करते हैं, स्पर्धा भी करते हैं, खेल भी करते हैं। ये परिपक्वता वाला ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ये चीज़ नहीं होती, परिपक्वता उनमें नहीं हो पाती उस समय। देखिए 24 क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र के भावी जीवन की सफलता, प्रसन्नता और कुशलता काफ़ी हद तक समस्या समाधान पर निर्भर करती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को समस्या का समाधान कराते समय ध्यान रखे। अब देखिए क्या करना है, क्या ध्यान रखना है। समस्या के महत्व का तथ्यों के मूल्यांकन करने का, या फिर अव्यवस्थित तथ्यों के असंगठित करने का, या फिर उपरोक्त सभी का। अब इसमें देखिए अव्यवस्थित, ये आपका ये रंग है।
अब का यही अब समस्या के महत्व का तथ्यों के मूल्यांकन करने का, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। 25वां देख लेते हैं। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का समालोचना करते हुए तर्क दिया है कि पुरुषों की नैतिकता का आधार डैश डैश है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार डैश डैश है। अब देख लेते हैं कि कौन सा इसमें दिया गया है। न्याय देखभाल न्याय, मलाई त्याग मलाई। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार भलाई है। अब देखिए, इसमें भलाई का मलाई छपा हुआ है, तो इसको भलाई पढ़ेंगे। भलाई है जब कोई स्त्रियों की नैतिकता का आधार त्याग है। कैरोल गिलिगन और अमेरिकी नारीवादी, नैतिकतावादी और मनोवैज्ञानिक है। कैरोल गिलिगन जो है एक अमेरिकी नारीवादी हैं, नैतिकवादी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं, जिन्होंने नैतिक समुदाय और नैतिक संबंधों पर उनके कार्यों के लिए उनको जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक है इन ए डिफरेंट वायस 1982 के लिए जानी जाती है, जिसमें लॉरेंस कोहलबर्ग ने उनके नैतिक विकास के चरणों की आलोचना की गई है उस बुक में उनके। तो इसका ऑप्शन नंबर यही भलाई और त्याग। ये भलाई जो है मलाई छप गई यहाँ पे, ये मलाई नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भलाई है।